विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे 17 सितंबर से शुरू हुए सेवा पखवाड़े के तहत बीते 11 वर्षों में सुशासन की ओर बढ़ते भारत में उठाए गए ऐतिहासिक कदमों पर वरिष्ठ पत्रकार आशीष मिश्रा और जय नारायण पीजी कॉलेज लखनऊ के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। देश भर में सेवा पर्व मनाया जा रहा है जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और समाज के हाशिए पर मौजूद लोगों के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए प्रयास हो रहा है। इसी दौरान हम उन कदमों की चर्चा करेंगे, उन योजनाओं की चर्चा करेंगे, सरकार के उन प्रयासों की चर्चा करेंगे जिनकी वजह से एक समेकित विकास के जो लक्ष्य है उसको हासिल करने का प्रयास हो रहा है। कैसे अंत्योदय की भावना को ध्यान में रखते हुए सरकार काम कर रही है और समाज के दबे कुचले वर्ग, पिछड़े वर्ग और सरकार के प्रयासों से दूर रहे लोगों तक सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए पहुंचने का प्रयास कर रही है और उन तक लाभ पहुंचा रही है। इस विशेष परिचर्चा में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष मिश्र और हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल हैं जय नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र जी। आप दोनों का इस परिचर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश जी, जो एक समेकित विकास की अवधारणा है, कैसे समाज का हर हिस्सा सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों, सरकार की योजनाओं और सरकार के होने का अर्थ उसके लिए महसूस हो, उससे वो जुड़ा महसूस करे, उसका लाभ ले सके, उस दिशा में जब देखते हैं कि पिछले 11 सालों में एक के बाद एक सरकार ने प्रयास किए, चाहे वो जनधन योजना के जरिए ऐसे लोगों के बैंक खाते खुलवाने की बात हो जिन्होंने कभी बैंक का मुंह नहीं देखा था, या फिर उज्ज्वला योजना के जरिए उन महिलाओं के नाम पर कनेक्शन देने की बात हो जो अब तक इस प्रगति की रफ्तार में पीछे छूटी हुई थी, या फिर डिजिटल इंडिया का जो कैंपेन है, जो यूपीआई है, इन सब की वजह से जो महिलाएं जिनके खुद के बैंक खाते नहीं होते थे वो अपने मोबाइल से पेमेंट कर रही हैं, सशक्त हो रही हैं। तो जो समेकित विकास की अवधारणा है पिछले 11 सालों में आप उसमें किस तरीके का सकारात्मक बदलाव देखते हैं? विगत 11 वर्षों में जीवन के कई क्षेत्रों में मौलिक परिवर्तन देखा जा रहा है। जैसे मेक इन इंडिया है, तो मेक इन इंडिया का लक्ष्य था कि भारत जो है वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करे और इंडिजिनस प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये 4 लक्ष्य थे। फिर हमने देखा कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। अभी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी, और हमें समय समय पर ये जरूरत पड़ती है कि हम जो है आत्मनिर्भर बने, क्योंकि विश्व के अन्य देशों के आयातों पर निर्भर होने से हमारी विदेश नीति पर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से देखिए तो अगर हम नेटवर्क की बात करें तो जैसे रेल नेटवर्क है, इसमें हमें लगता है ट्रैक्स की डबलिंग पूरे देश में हुई है। और इसी तरह से देखेंगे तो सरकार ने जो है सड़क नेटवर्क पर बहुत ज्यादा काम किया है पिछले 11 वर्षों में। टेलीफोन नेटवर्क में देखिए तो 5G इस समय सभी आम जनता के पास ज्यादातर उपलब्ध है। और अगर आप देखेंगे सड़क नेटवर्क तो 91,000 किलोमीटर लगभग सड़कें थी, आज 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास सड़कें हैं। 12 से 34 किलोमीटर प्रतिदिन हम सड़कें बनाते हैं औसत। ये एक बहुत अच्छा औसत माना जाएगा भारत जैसे देश के लिए। और आप देखिए तो उड़ान योजना के अंतर्गत बहुत ढेर सारे एयरपोर्ट खुले, इनकी संख्या बहुत अधिक हुई। चिकित्सा के लिए देखिए तो एम्स की संख्या बढ़ी। शिक्षा के लिए देखिए तो विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की व्यवस्था बढ़ी। हम देखते हैं कि भारत एक नवोदित अर्थव्यवस्था तो नहीं है, पुरानी अर्थव्यवस्था है, परंतु जो नए स्कीम्स आए जैसे GST आई, UPI आया, और हमने ये देखा कि GST एक क्रांतिकारी कदम रहा और जनता के ऊपर जो टैक्स का बोझ है वो कम हुआ। इसी तरह से देखिए तो सरकार की जन धन योजना है जो लगभग 125 मिलियन खाते खुले। और ऊर्जा क्रांति में आप देखिए तो सौर ऊर्जा क्रांति जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य बीमा योजना देखिए तो आम आदमी तक स्वास्थ्य बीमा पहुंचा है। इसी तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। डिजिटल इंडिया में देखिए तो आधार है और ई-मार्केट है, आयुष्मान कार्ड है। तो सभी जगह पर एक व्यापक परिवर्तन दिखता है। ये एक क्रांतिकारी भारत के निर्माण की ओर हमारा कदम है। जी, बिल्कुल सही बात है ब्रजेश जी। क्रांतिकारी भारत के निर्माण के लिए बहुत सारे प्रयास पिछले 11 सालों में हुए। आशीष जी, हम इसके 2 पहलुओं पर बात करेंगे। जब हम समेकित विकास की बात करते हैं तो एक विकास ये भी है कि हम जो सबसे कमजोर व्यक्ति है उस तक सरकार किस तरीके से पहुंचने का प्रयास कर रही है। दूसरा एक पक्ष ये भी है कि क्या जो विकास को लेकर के असमानता थी, चाहे वो वर्ग के स्तर पर हो, चाहे वो राज्यों के स्तर पर हो, चाहे वो क्षेत्रों के स्तर पर हो, हमने
हमने देखा कि कश्मीर में भी ट्रेन सर्विस शुरू हुई, नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनी, नॉर्थ ईस्ट में लगातार बड़े बड़े पुलों के प्रोजेक्ट, रोड के प्रोजेक्ट और सीमाओं पर काम हो रहा है। तो इसको हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में मोदी जी जिस बात को कहते हैं कि हम अंत्योदय के विकास के लिए, दीनदयाल उपाध्याय का जो दर्शन था, अंत्योदय के विकास का दर्शन, उस व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, तो एक गरीब व्यक्ति के लिए और मार्जिनलाइज व्यक्ति के लिए पिछले 11 सालों में किस तरीके का बदलाव हुआ? जो सारी योजनाएं हैं वो एक्चुअली में वो अंत्योदय को ध्यान में रखकर ही बनाई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई योजना ऐसी है जो इलीट क्लास लिया जाए जिसमें अंत्योदय ना शामिल हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो हम स्पेसिफिक बात करें तो जैसे सामाजिक सुरक्षा और गरीब कल्याण के लिए वित्तीय समावेशन की बात करें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं। सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है, सीधे डीबीटी से उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य में जो आयुष्मान भारत योजना से जो 10 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिला है, वो एक बहुत बड़ा कदम है। अभी क्या है कि कोई दिक्कतें आती हैं तो उसका एक आराम से वो अपने पैनल जो अस्पताल है वहां जाके उसका इलाज करा सकते हैं। इसके बाद पोषण अभियान और मिड डे मील जैसी योजनाएं उसको भी दुरुस्त किया गया है, उसमें नए इनोवेशन जोड़े गए हैं। कुपोषण घटाने के लिए एक पूरा बड़ा एक अभियान भी चला है। और उसके बाद क्षेत्रीय असंतुलन की जो आपने बात की, क्षेत्रीय असंतुलन और जो पिछड़े इलाके हैं उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा है जो कि 112 पिछड़े जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और बुनियादी सुविधाओं पर उसमें विशेष ध्यान दिया रहा है। खासकर पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर जो कि अभी तक कनेक्ट नहीं थे सीधे, मतलब किसी तरह की कनेक्टिविटीज का में दिक्कतें थी। अभी तो कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने मिजोरम के लिए सीधे रेल सर्विस, तो अब सड़क हवाई और डिजिटल, सड़क हवाई साथ साथ डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़िया किया गया है कि अब वहां पर जो एक डिजिटल बैरियर था वो दूर हुआ है। इसके अलावा जो स्मार्ट सिटी मिशन है, अमृत योजना, उस शहरों में भी जल, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट, हरित क्षेत्र, सब पर काम हुआ है। सबसे जो लेखनी काम जो अंत्योदय तक पहुंच चुका है वो है डिजिटल और तकनीकी समावेशन। इससे डिजिटल इंडिया अभियान जिसमें गांव-गांव को इंटरनेट और भारत नेट प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है, वो बेसिकली एक क्रांतिकारी कदम है कि जो लोगों के पास जब डिजिटल टेक्निक पहुंच गई तो सीधे दुनिया से जुड़ गए। दुनिया में क्या हो रहा है, अभी तक क्या था, जो बहुत पिछड़े इलाके हैं उनको पता ही चलता था दुनिया में क्या हो रहा है, खबरें क्या चल रही हैं, टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, क्या सुधार करना चाहिए। तो हर आदमी कोई ना कोई काम करता है तो डिजिटल माध्यम से वो अपने आप को एक जानकारी भी उसको हासिल मिल रही। ई गवर्नेंस हो गया है, सारी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं, आधार से सब लिंक कर दिया गया है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जैसी योजना है। इसके बाद नई तकनीकी है, 5G लॉन्च है, स्टार्टअप इंडिया से युवाओं को जुड़ा गया। इस तरह की एक तना बुना है। जी, आप जिसे कह रहे थे कि पिछड़े इलाकों पर विशेष ध्यान दिया गया, उत्तर प्रदेश में भी हम देखते हैं तो किस तरीके से पूर्वांचल के लिए कितने सारे नए प्रोजेक्ट केंद्र की तरफ से भी खोले गए, नए जिसे कहें कि स्वास्थ्य केंद्र और विकास की योजनाएं उन क्षेत्रों के लिए शुरू हुई जहां पर पहले से विकास की धारा नहीं पहुंची थी। ब्रजेश जी, जब हम समेकित विकास की बात करते हैं तो उसमें एक पक्ष ये भी आता है कि एक तो विकास की अपनी जो नॉर्मल जो पैमाने होते हैं, अवस्थापना से जुड़े हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, एक जो सांस्कृतिक विकास की बात होती है, राजनीतिक विकास की बात होती है। जब हम इसको एक पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं तो क्या भारत में जिस तरीके का राजनीतिक परिदृश्य पिछले 11 सालों में रहा है, क्या आप मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार पिछले 11 सालों में वो कौन से स्टेप, जैसे मैं एक मानता हूं कि एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत बड़ा सरकार का कदम रहा जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की, और भाषाई विकास भी एक प्रकार का विकास है जिसमें वो भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं जो है उनमें करिकुलम को प्रोत्साहन दिया गया, छात्रों के विकास को प्रोत्साहन दिया गया। तो ये किस तरीके से पूरे भारत में एक विशेष बदलाव की बयार बन के आया? बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति का क्या भूमिका रही। इसमें वोकेशनल पार्ट पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। और पहले ये था कि 3 वर्ष में आप स्नातक होंगे या नहीं होंगे। अब स्नातक के प्रत्येक वर्ष पर आपको कुछ न कुछ मिलेगा, या तो डिप्लोमा मिलेगा या सर्टिफिकेट या रिसर्च का सर्टिफिकेशन मिलेगा। ये हमारी योग्यता में वृद्धि करता है और हमारे समय का एक वर्ष का जो हमारा करिकुलम होता है उसमें हमें कुछ न कुछ प्रमाण पत्र मिलते हैं। दूसरा ये है कि अगर हम जैसे सांस्कृतिक चेतना, समग्र राष्ट्रीय चेतना की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मैं मानता हूं कि अभी प्रयागराज में ही 65 से 67 करोड़ लोगों ने स्नान किया, और ये सरकार के सर्वोत्तम प्रबंधन का एक उदाहरण रहा जिसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों की बड़ी व्यापक भूमिका रही। चाहे रेल रोड कनेक्टिविटी है, चाहे आवागमन हो, चाहे संचार रहा हो, चाहे AI का प्रयोग रहा हो, और चाहे सुरक्षा की व्यवस्था रही हो, चाहे स्वच्छता का विषय रहा हो। ये दुनिया के लिए एक सर्वोत्तम उदाहरण बना कि एक समय खंड में 1.5 महीने के अंदर 65 से 67 करोड़ लोगों को एक स्थान पर ले जाकर के एक व्यापक सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ है। महाकुंभ ने विश्व समुदाय को एक बहुत बड़ा संदेश दिया भारत की ओर से, और मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संभवतः ये भी सत्य है कि सबसे बड़ी जनसंख्या आज ही है।
पर यह भी सत्य है कि इतना बड़ा आयोजन सरकार ने एक सांस्कृतिक चेतना और एक समग्र चेतना के विकास के रूप में इसको प्रयोग किया, ये बड़ी बात है। और जहां तक देखिए देश को एक समग्र विकास देने वाली बात है, योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। पहले क्या था, ऊपर से स्कीम्स आती थी, अब जो है ग्रास रूट्स लेवल से स्कीम्स आती हैं, उन पे रिक्वेस्ट आती है और केंद्र उस पर काम करती है। इसी तरह फाइनेंस कमीशन की फंक्शनिंग देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि राज्यों को जीएसटी जब लागू हुआ तो किसी राज्य को कोई आर्थिकी का नुकसान न हो, तो फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि भाई जिस राज्य को किसी प्रकार की जीएसटी से नुकसान होगा टैक्स कलेक्शन में, तो केंद्र सरकार उसकी भरपाई करेगी। और आप देखेंगे तो जीएसटी का जो रिफॉर्म था वो एक भारत को नए लेवल की, नई जनरेशन की प्रोग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे यहाँ मतभेद बहुत है और इसके लिए बहुत व्यापक समर्थन की आवश्यकता थी और राज्यों के अनुमोदन की भी आवश्यकता थी। और अभी आपने देखा अचानक से जैसे सरकार ने जीएसटी के स्लैब्स में परिवर्तन किया, ये नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म्स के लिए हमें चाहिए था। हमें प्राइस घटानी ही पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग करना ही पड़ेगा, हमको जो है अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना ही पड़ेगा। अभी जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं घट रही हैं, वहां पर यह पता चलता है कि भारत की एक व्यापक सांस्कृतिक चेतना के साथ साथ एक व्यापक आत्मनिर्भरता और हमारी जो आर्थिक शक्ति है, ये सब एक साथ चलेंगे, तब हम एक नवीन भारत की ओर जो हम लक्ष्य रखते हैं उसको प्राप्त कर पाएंगे। जी ब्रजेश जी, आप चूंकि राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं, राजनीतिक परिदृश्य की बेहतर व्याख्या कर सकते हैं। समेकित विकास की जब बात होती है तो सिर्फ वो आर्थिक विकास ही नहीं है, वो एक लोकतांत्रिक तरीके से जो एक राजनीतिक परिदृश्य है उसमें कितना बदलाव आया है, उसमें कितना विकास हुआ है। आप 11 सालों में देखते हैं किस तरीके से लोकतंत्र मजबूत हुआ है। जो कटुता राज्य और केंद्र संबंधों में कभी कभार पहले देखने को मिलती थी, अभी उसमें केंद्र का किस प्रकार का रिस्पॉन्स रहता है। कुल मिलाकर के राजनीतिक परिदृश्य को आप कितना बदला हुआ महसूस करते हैं? देखिए, राजनीतिक परिदृश्य में स्वतंत्रता के बाद बहुत व्यापक परिवर्तन आया है। मैं समझता हूं 2014 के चुनाव ने पहली बार पूरे कॉलोनियल माइंडसेट को डीकोलोनाइज करने का काम हुआ था और उसका देश को लाभ हुआ है। देखिए, जब कोई देश किसी एक नए युग में प्रवेश करता है तो नए युग के अनुरूप उसको नेतृत्व की सख्त आवश्यकता होती है। बिना नेतृत्व के हम कोई नया कदम, कोई नया बड़ा परिवर्तन नहीं देख सकते हैं। भारत एक जो लीग पर चल रही राजनीति थी उससे बहुत बाहर आया और बार बार सरकार का जो चुनाव हुआ, अगर आप पॉलिटिकली इसको एनालाइज करेंगे, जनता ने बार बार मैंडेट दिया इस सरकार को। प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार मैंडेट मिला, तो ये जो है एक व्यापक जनमानस में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है और लोगों के अंदर अब एक प्रश्न चिन्ह भी है कि भारत का जो भविष्य है वह निष्पक्ष और स्वतंत्र नेतृत्व में ही है जी। तो मैं समझता हूं कि एक लीग से हटकर के राजनीति तो है। बिल्कुल सही बात है। आशीष जी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जो पिछले 11 सालों का कार्यकाल है उसमें केंद्र सरकार की तो भूमिका रही। उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो राज्य सरकार ने भी काफी कदम उठाए, जैसे आम लोगों तक सरकार की जो चीजें हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो प्रयास हैं वो पहुंचे। मुख्यमंत्री स्वयं दिवाली वनटांगिया समुदाय के लोगों के साथ मनाते हैं, जिसे कहें कि जंगलों में एक तरीके से रहते थे और उनके घरों तक कोई भी राजस्व गांव भी नहीं थे, उनके गांव जो थे। तो सरकार वास्तव में, राज्य सरकार के प्रयासों को आप इस दिशा में किस तरीके से देखते हैं? देखिए, योगी सरकार आने के बाद से 2017 के बाद से जो अंत्योदय और जो निचले तबके थे, गरीब कल्याण की योजनाओं में एक दुगना पुश हुआ, क्योंकि जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही थी उसको यूपी में फिर एक मॉनिटरिंग शुरू हुई। एक के लिए एक नया तरीका अपनाया गया कि भाई एक अलग से नोडल अफसर रखा गया हर सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं के लिए, ताकि वो नीचे तक वो योजनाएं जाएं। मुख्यमंत्री खुद वनटांगिया, थारू जनजाति, सभी जनजातियों के कल्याण के लिए उन्होंने जितनी सिर्फ समाज कल्याण की योजनाएं स्टार्ट की थी उसकी मुख्यमंत्री ने खुद अपने स्तर मॉनिटरिंग स्टार्ट की। आज समाज कल्याण के जो हॉस्टल खुल रहे हैं, छात्रवृत्ति मिल रही है, तो उसमें एक बड़ा अभूतपूर्व कदम आया। खासकर छात्रवृत्ति में मुख्यमंत्री खुद उसकी समीक्षा करते हैं कि कोई भी बच्चा जो पात्र है उस छात्रवृत्ति उसको अवश्य मिले और छूटे ना। तो इससे एक बदलाव आया है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, सामाजिक स्तर बढ़ा हुआ है और आने वाले दिनों में ये और आगे गति से चीजें आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल, सरकार का प्रयास, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, प्रयास यही होना चाहिए कि जो अंतिम व्यक्ति है, जो हाशिए पर बैठा व्यक्ति है, जो
अंत्योदय है जिसका विकास होना आवश्यक है, जो बिल्कुल हर चीज से महरूम है, उसे सरकार के होने का एहसास हो। आशीष जी और ब्रजेश जी, इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे 17 सितंबर से शुरू हुए सेवा पखवाड़े के तहत बीते 11 वर्षों में सुशासन की ओर बढ़ते भारत में उठाए गए ऐतिहासिक कदमों पर वरिष्ठ पत्रकार आशीष मिश्रा और जय नारायण पीजी कॉलेज लखनऊ के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।